जेई मेन 2024 1 फरवरी को पेपर हुआ था जेई मेन का। मॉर्निंग शिफ्ट को डिस्कशन कर रहे हैं। इसका 11th प्लस 12th पार्ट पूरा कंप्लीट डिस्कशन होगा। 11th का एंड प्लस 12th सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे डिस्कशन होंगे इनका, ठीक है। ये पूरा पेपर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सुनिए आप, देखिए आप, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर डायमेंशन ऑफ एंगुलर इंपल्स आपको बतानी है। डायमेंशन ऑफ एंगुलर इंपल्स। यार सबसे पहली बात तो एक बात बताइए, इंपल्स क्या होता है? इंपल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है। और एंगुलर इंपल्स क्या होता है बताइए? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर इंपल्स क्या होता है? जे। ये क्या होता है बताइए? एल फाइनल माइनस में एल इनिशियल ये तो सॉरी जे होता है एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम है। तो यार अच्छा एक बात बताओ, चाहे एंगुलर मोमेंटम हो चाहे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो, दोनों क्या होते हैं? सेम। चाहे मोमेंटम हो चाहे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, बात क्या होती है? सेम ही होती है। चाहे डायमेंशन वाइज सेम बात होती है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सेम ही होगी। तो यार एक बात बताओ, एंगुलर इंपल्स क्या होता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन लिखनी है, लिख सकते हो ना? एंगुलर मोमेंटम बताइए, एम वी आर। तो मास की डायमेंशन, वी की डायमेंशन, आर की डायमेंशन, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये इस बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अब सुनो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके वैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठी होती है कि इलास्टिसिटी कभी चेंज नहीं होती, वही रहती है। क्योंकि जो स्टील है वो तो स्टील के नेचर पे डिपेंड करेगी। स्टील जैसा होगा तो स्टील के वाई पर डिपेंड करेगी। लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती, आप कितना फोर्स अप्लाइड है उस पर डिपेंड नहीं करती। बात सही है। लेकिन यार अगर आप गर्म करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो स्टील की नेचर ही तो बदल गई। गर्म करने पे स्टील लूज पड़ जाएगा बहुत, तो पहले जैसा स्टील नहीं रहा ना, तो उसका वाई चेंज हो जाएगा ऐसे इसके अंदर। ध्यान रखिए कि जो वाई है वो चेंज हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, वैसे चेंज नहीं होता। ये मैंने कहा था कि वाई कभी चेंज नहीं करता, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है बस। तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल भी तो चेंज हो रही है ना यहाँ पे। चलो एक बात बताइए आप, वाई क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय में स्ट्रेन होता है। मान लो रोड अभी ठंडी है, ठीक है ना, रोड अभी ठंडी है, यहाँ पे एल लेंथ की रोड है, फोर्स एफ लगा दिया, और एरिया कितना बताइए इसका? ए है। एरिया इसके अंदर ए है, ठीक है ना। एल लेंथ है और एरिया ए है, और एफ का फोर्स लगा दिया जी आपने इसके अंदर, ठीक है। अब एक बात, ये स्ट्रेस कितना डेवलप होगा इसके अंदर? फोर्स बाय एरिया ना। और स्ट्रेन कितना डेवलप होगा इसके अंदर? डेल्टा एल बाई एल। यार एक बात बताओ, चाहे ठंडी रोड है चाहे गर्म रोड है, फोर्स तो आपने जो लगाया वो लगाया, वो तो फिक्स है। एरिया जो रोड का था वो था, एरिया थोड़ा चेंज हो रहा है उससे, ठीक है ना। गर्म करने से तो बस वो गर्म होगी रोड। लेकिन यार ये एल 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 भी उतना ही लेंथ है, लेकिन डेल्टा एल ज़्यादा हो जाएगा इसका। डेल्टा एल क्या हो जाएगा? ज़्यादा। एक बात बताओ, ठंडी रोड को खींचना आसान है, ठंडी रोड ज़्यादा खींचेगी, गर्म रोड ज़्यादा खींचेगी? गर्म रोड ज़्यादा खींचेगी। अगर आप लोहे को गर्म कर दो, वो उतना ही फोर्स लगाओ तो ज़्यादा खींच गई, ज़्यादा खींच गई तो स्ट्रेन ज़्यादा डेवलप हो गया, और स्ट्रेन ज़्यादा डेवलप हो गया तो वाई की वैल्यू घट गई, वाई की वैल्यू कम हो जाती है। याद रखिए आप, वाई कम हो जाता है। किसी भी मटेरियल को गर्म करने पे जितना ज़्यादा गर्म करोगे उसका उतना ही वाई कम होता चला जाएगा, उसको उतना ही खींचना आसान होता चला जाएगा। सीधी सी बात है। खींचना जितना मुश्किल है वाई उतना ज़्यादा है, खींचना जितना आसान है वाई उतना कम है। अब गोल्ड है, गोल्ड को जो ज्वेलर्स होते हैं, गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, वो क्या करते हैं? गोल्ड स्मिथ उसको मतलब पहले गर्म करते हैं, उसको पिघलाते हैं, ठीक है ना, और फिर वो बिल्कुल वैसा हो जाता है ऐसे, तो फिर उसकी कोई मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाना तो बनता है, ताकि उसको जिस मर्जी शेप मिलाया जा सके, ठीक है ना। तो उसका वाई क्या हो रहा है वहाँ पे? कम हो रहा है, वो वाई कम कर रहे होते हैं उसका। आ रही है बात समझ में आपको? तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब सुनो अगली बात, डिटरमाइन द लोएस्ट एनर्जी फोटोन बामर सीरीज वाइट हाइड्रोजन। आप एक बात बताओ यार, 3 से 2 में जंपिंग हो रही है, 3 से 2। मैंने आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम याद कराया था। खैर आपको तो अभी तो आपने मॉडर्न नहीं पढ़ी, मैंने एक एनर्जी लेवल डायग्राम याद करवाया हुआ क्लास में। इसकी एनर्जी होती है -13.6, इसकी एनर्जी होती है -3.4, इसकी होती है -1.51, इसकी होती है -0.85। इनका एनर्जी डिफरेंस होता है 10.2, इनका एनर्जी डिफरेंस कितना होता है 1.9, इनका एनर्जी डिफरेंस कितना होता है 0.66, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है 12.1, और इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है 12.76, और इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है 2.56। ये होता है, ये 10 वैल्यूज़। यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट को लगभग हर किसी को ये टिप्स पे होती हैं, ठीक है, जो मेरे हिसाब से चल रहा है उसको तो एटलीस्ट ये टिप्स पे होती हैं। अभी देखो आप, जिसको एनर्जी लेवल डायग्राम पता होगा वो क्वेश्चन को तुरंत कर देगा। 3 से 2 में ट्रांजिशन हो रही है, 3 से 2 में, तो जो फोटोन निकलेगा कितनी एनर्जी का निकलेगा बताइए? 1.9। तो 1.9 के सबसे नियरेस्ट तो ये वाला है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जिसको एनर्जी लेवल डायग्राम याद है वो इस क्वेश्चन को इंस्टेंटली करेगा यार, विद इन 5 सेकंड्स इस क्वेश्चन को करेगा वो। अच्छा
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला। इस कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जो इस कैलकुलेशन को करेगा वो तो यार 30 सेकंड 45 सेकंड तो खराब कर देगा अपने, और सारा खेल टाइम का है, मैंने आपको बताया। तो यार ये जो चीज़ें मैं आपको याद करवा रहा हूँ ये फालतू नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करके कि यार ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और कैसे होगा, तभी ये याद, कोई भी याद नहीं कराता ना, किसी के बुक्स लेट्स में लिखा हुआ है कि भाई वो उसमें नोट्स में कि याद करना है, ठीक है ना, बट हम तो ज़बरदस्ती याद करवाते हैं। हाँ जी, इसमें लोएस्ट जो हमने याद की थी उसके अकॉर्डिंग किया हमने। सुना इसने क्या बोला है, लोएस्ट एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड इन द बामर सीरीज। पहले तो ये पता होना चाहिए बामर सीरीज क्या होती है। बामर सीरीज मतलब सेकंड में जंपिंग हो, लैंडिंग ऑर्बिट क्या हो सेकंड, तो कम से कम देखो 103 से सेकंड में जंपिंग होगी तो भी बामर सीरीज आएगी, 4 से सेकंड में जंपिंग होगी तो भी बामर सीरीज, 5 से सेकंड में तो भी बामर, 6 से सेकंड में तो भी बामर सीरीज। सबसे कम एनर्जी कौन सी होगी? सबसे कम एनर्जी थर्ड से सेकंड में, सबसे कम एनर्जी है वो, तो थर्ड से सेकंड में जंपिंग होनी है। ये चीज़ तो इसको याद करना, ये इससे समझ आती है ये बात तो कि थर्ड से सेकंड में जंपिंग होनी है, और थर्ड से सेकंड में जंपिंग होनी है तो इससे कितनी एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा वो चीज़ इस एनर्जी लेवल डायग्राम से पता लग रही है, वो याद कर ही रखा है आगे। और ये एनर्जी लेवल डायग्राम कितना ज़्यादा फायदेमंद है इसका अंदाजा है नहीं। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको तो इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं और वो सेकंडों में सोल्व होते हैं, क्लास में मैं बताऊंगा। इतने सारे क्वेश्चन आप दंग रह जाओगे इस चीज़ के अंदर। अक्सर बच्चे सोचते हैं सर पता नहीं क्यों रट्टा मरवा रहे हैं, लेकिन ये याद किया हुआ कितना काम आता है इस चीज़ का तो यार कोई मतलब अंदाजा ही नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब सुनो, उसके बाद एक होता है यार, एक दो पता है डी ब्रोगली की एक ही बात पॉपुलर है बस, कि डी ब्रोगली ने ये बताया था कि चाहे कोई बॉल मूव कर रही है, चाहे बच्चा दौड़ लगा रहा है, तो वो भी एक वेव बना रहा है। जैसे एक बॉल है 2 kg की, 2 kg की बॉल है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसके पास भी ये एक वेव बना रहा है। क्या बना रहा है ये? एक वेव। एक बच्चा दौड़ लगा रहा है 10 kg का, ठीक है, 2 की स्पीड से, तो ये भी एक वेव है, ठीक है ना। इसका लेमडा कैसे निकालोगे? इसका लेमडा निकलेगा h/p से। किससे निकलेगा इसका लेमडा? h/p से। h/20 इसका लेमडा हो जाएगा। इसका लेमडा कितना हो जाएगा बताइए? h/में इसका भी कितना हो जाएगा? 10 × 2 20 हो जाएगा इसका लेमडा भी। समझ आ रही है बात आपको? और ये लेमडा इतना कम है क्योंकि h की वैल्यू होती है 10⁻34 आता है, तो ये लेमडा इतना कम है कि आप मेजरमेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, लेकिन लेमडा तो है इसके पास। इवन आप चलते चलते भी एक वेव बना रहे होते हो, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो भी एक वेव बना रहा है घूमते घूमते। मतलब डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली से पहले लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है। लेमडा उसका कम है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। और वो कैसे निकालोगे उसका लेमडा? कैसे निकालोगे? h/p से। समझ आ गई बात आपको? बस डी ब्रोगली की ये बात बड़ी पॉपुलर हो रखी है, और इस बात पे बार बार क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन दे रहा है लेमडा इक्वल्स टू h/p पे। पहले भी आ चुके एग्जाम्स के अंदर, अभी भी दोबारा दे रहा है। इसके अंदर सुना आप इस क्वेश्चन को, और ये बात पता हो तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व है यार, सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए आपको कि लेमडा इक्वल टू h/p होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि डी ब्रोगली, अच्छा वर्ड भी यूज कर दिया डी ब्रोगली कि मतलब यार एक बात बताऊं, इसके अंदर डी ब्रोगली वर्ड ना यूज कर तो भी हम कर सकते हैं। डी ब्रोगली से तो पता ही लग गया, डी ब्रोगली का नाम आती है कि फॉर्मूला याद रहता है बस, लैम्डा इक्वल टू h/p, दिमाग में इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। देखो यहाँ पे प्रोटॉन है, उसके प्रोटॉन की वेवलेंथ है लैम्डा, अल्फा पार्टिकल क्या है 2 लैम्डा, तो यार रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। एक बात बताइए, प्रोटॉन का मास कितना होता है m, तो अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा 4m, एक का m तो दूसरे का 4m। तो ये बताइए पहले वाले की वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द प्रोटॉन, बताइए क्या हो जाएगा? लैम्डा ऑफ h/p, p क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, v1 मान लो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1, और लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल, लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होगा? h/4m इंटू में v2। अभी क्या कर रहे हैं? लैम्डा क्या है यहाँ पे? सेम है क्या लैम्डा? नहीं, एक का लैम्डा तो दूसरा क्या है यहाँ पे 2 लैम्डा है, मतलब इसको अगर आप लैम्डा बोल रहे हो तो इसको कितना बोलना पड़ेगा आपको? 2 लैम्डा बोलना पड़ेगा। इनका रेशियो ले लो, इनका रेशियो लोगे 1/2 इज इक्वल्स टू h से h कैंसिल, m से m कैंसिल, तो यहाँ पे बनेगा 4v2 बाय में v1, तो यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 8v2, ठीक है। तो रेशियो किस किस का पूछा गया था? रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन टू दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब ऊपर प्रोटॉन है नीचे अल्फा पार्टिकल है, v1/v2 पूछा गया था, तो 8 आंसर आएगा इसका। समझ आ गई बात आपको? हमें सिर्फ ये बात बताओ कि लैम्डा इक्वल्स टू h/p होता है, क्वेश्चन सोल्व है, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, यार देखो वही क्वेश्चन इंटरनल एनर्जी का, इसके अंदर एक छोटी सी बात थी बस, ये मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है। सुनो आप ध्यान से एक बात, आप एक छोटी सी बात ऐड ऑन कर रहा हूं मैं
ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो ना CPCV आपके सिलेबस में मेडिकल में से हटा रखा है। ये क्वेश्चन है CPCV का, मोलर हीट कैपेसिटी का, तो ये आपके सिलेबस में साफ साफ लिख रखा है कि नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने करवाया नहीं। लेकिन मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ कि बाय द वे आ भी जाए पेपर के अंदर। क्या कह रहे हो? मोलर हीट कैपेसिटी नॉन मेडिकल के अंदर है, मेडिकल के अंदर नहीं है। अब ध्यान से समझना क्या चीज़ है, फिर भी इसको समझ लेते हैं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप? F/2 nRT। अच्छा, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन एनर्जी F/2 nR डेल्टा T होता है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अगर 1 मोल गैस है, कितनी गैस है? 1 मोल, और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करना है। कितना टेम्परेचर राइज करना है? तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1 मोल 1, और डेल्टा T क्या पुट करोगे? 1। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको? ये मोलर हीट कैपेसिटी का ही नाम है, ये दूसरा नाम है बस। मोलर हीट कैपेसिटी बोल दो चाहे मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी बोल दो, एक ही मतलब है। मतलब n की वैल्यू पुट करो 1, ठीक है, और डेल्टा T की वैल्यू भी क्या पुट करोगे? 1। तो ये वाली जो चीज़ है इसी को क्या बोलोगे? CV। क्या बोलोगे इसको? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। ये मोलर हीट कैपेसिटी है ये गैस की, यही लेनी होती है। अगर ना आप बताए तो CP बताने के CV, तो CV ही लेनी होती है हमेशा। अगर क्लियर ना तो मोलर हीट कैपेसिटी हमेशा F/2 R लेनी होती है। समझ आ गई बात आपको? अब सुनो, ये मोलर हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। अब मोलर हीट F/2 R की वैल्यू बतानी है आपको पूरे मिक्सचर की। बताता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए 2 मोल है मोनोएटॉमिक गैस के और 6 मोल है डायटोमिक गैस के, इनको मिक्स कर दिया। एक बार इंटरनल एनर्जी लिख लो पूरे सिस्टम की। इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए? F/2, F कितना है मोनोएटॉमिक गैस का? 3/2, F/2, N कितना है यहाँ पे? 2, R इंटू में T प्लस इसका लिखो अब आप, F कितना है यहाँ पे? 6 हाँ जी, F कितना है इसका? 5 होगा ना, 5 + 2, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, R इंटू T। ये पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी, ये आ गई ना पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। अब सुनो अगली बात, अब इनको मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर बन गया। अब वो जो मिक्सचर बन गया उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना F मान लो आप। क्या मान लो? F/2। नंबर ऑफ मोल्स 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8, R इंटू टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। अब आपको F/2 R की वैल्यू निकालनी है बस इसके अंदर से। देखो F/2 R की वैल्यू देखो, T से T तो कैंसिल हो गया ना, और वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? F/2 R इंटू 8। ये F/2 R की वैल्यू चाहिए। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 आएगा, ये कितना आएगा बताइए? 3R प्लस 15R। समझ आ रहा है आपको? 3R प्लस 15R, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 18R इज इक्वल्स टू F/2 R इंटू 8। इस ब्रैकेट वाली ये वाली वैल्यू तो आपको बतानी है, तो F/2 R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे? 18R/8। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। 9R/4 ये आंसर आएगा। आगे बात समझ में आपको? इसके वाले तरीके पे मत जाओ। ये करता है क्या कि अलग अलग वे में ना, मतलब कोई एक टीचर अपने प्रॉपर तरीके पे जाके सोल्यूशन नहीं बना रहे, सब अलग अलग बनाते हैं अपने तरीके से जो उनके माइंड में सेट होता है। बच्चे को तो जो इंटरनल एनर्जी साफ साफ होना चाहिए भाई, इंटरनल एनर्जी को इकट्ठा किया गया है, पहले की और बाद की देखी गई है। मिक्सचर की, ये पूरे मिक्सचर की देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल लिख दिया आपने, उससे आया ये, और ये भी इन्होंने उसी से ही निकाला है, इसी चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। ठीक है ना, आगे बढ़े चीज़ में। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था कि वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस माइनस एक तो होता है माइनस डेल्टा यू, सही बात है। एक और फॉर्मूला था, देखो वर्क डन बाय गैस था माइनस का यू, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है? एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी गामा -1। इसमें टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है इसके अंदर, तो यहाँ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है, एन आर टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल डिवाइडेड बाय गामा -1 ऐसा होगा इसके अंदर। या ये माइनस साइन अंदर ले जाओ तो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल हो जाएगा। फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसको अंदर ले जाओ, एन आर टी इनिशियल माइनस में टी फाइनल डिवाइड बाय में गामा -1। इस फॉर्मेट में भी आप याद रख सकते हो इसको, अदरवाइज ये यहाँ से ही निकल के आया। ठीक, अब सुनो, PV इक्वल टू NRT होता है, तो ये NRT इनिशियल को PV लिख सकते हो ना, ये इनिशियल वाला PV है और NRT फाइनल क्या है? बाद वाला PV है। तो P1 V1 पहले वाला है और बाद वाला क्या है? P2 V2 बाय में गामा -1। ये होता है वर्क डन बाय गैस। आप इसको ये आप क्या कह रहे हो? हाँ वो तो देखो पता है क्या, आप है ना इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए रेडी रहो। ये नहीं पता होता कि यार कौन सा फॉर्मेट जरूरत पड़ जाए। वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये वाला फॉर्मेट भी एकदम से जरूरत पड़ सकती है, इस फॉर्मेट की भी अचानक जरूरत पड़ सकती है कभी भी,
अचानक, मतलब आपको 40% क्वेश्चंस में इस फॉर्मेट की अचानक जरूरत पड़ती है, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1, या NRT इनिशियल माइनस T फाइनल बाई गामा माइनस 1। ये वाला जो फॉर्मेट है, ये इंस्टेंटली दिमाग में आना चाहिए, पता चले यही टाइम दिमाग में नहीं आ रहा, ये याद करने वाली चीज़ है, ये भी याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसने क्या किया है, इसने देखो ये P1 गामा की वैल्यू दे दी, गामा की वैल्यू कितनी दे दी, बस यहाँ पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व है क्वेश्चन। इसने फॉर्मूला पूछ रखा है, इसने कहा इस फॉर्मूले में गामा की वैल्यू 3/2 पुट करनी है, बस क्वेश्चन सॉल्व है, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर। समझ में आ गई बात आपको? अब सुनो, ये वाला एक परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। R इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, रो एल बाय ए होता है। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा बताइए। इसके अंदर एरर इक्वेशन लिखनी है आपको, लिख दोगे ना इसकी एरर इक्वेशन। देखो रो यहाँ पे ना रो की रो निकालना है, तो रो क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल हो जाएगा, आर ए बाय एल हो जाएगा, ठीक है। तो आर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय में एल हो जाएगा, ठीक है, आर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एल। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा आर बाई आर, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर और डेल्टा एल बाय एल, और ये इनकी वैल्यू दे दो, इनकी वैल्यू परसेंटेज, ये एरर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। इनमें एक्स वाई जेड दे रखी थी, लेंथ में थी एक्स, रेडियस में थी वाई, और नहीं सॉरी रेजिस्टेंस में कितनी थी एक्स, लेंथ में थी वाई और रेडियस में थी जेड, वो तीनों यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। आई थिंक आसान है ये वाला क्वेश्चन। एरर की अगर डीपीपी कर रखी हो तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए आप ये वाला क्वेश्चन सुना, आप ऐसे क्वेश्चन अगली बार जैसे मैंने 9 पेपरों से सीखा है, 2-3 चीजें हैं, एक तो बल्क मॉडुलस है, एक स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम्स, वो वाली चीज़ है, वो उसी एक ही बात है, वो मैं डालूंगा मतलब बुकलेट के अंदर। इस टाइप के मुझे 10 क्वेश्चन डालने हैं, ये कैपेसिटर से जोड़ने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं बहुत, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का E/B = C, उसके न्यूमेरिकल्स भी डालेंगे। तो ये टेस्ट पेपर से जो है ना, क्या होता है कि ये बुकलेट इसी आधार पर, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर उसके आधार पे बनी हुई है ये बुकलेट्स, अभी पिछले 5 साल में जो हुए हैं, अब इसको और ऐड ऑन कर देंगे उसके अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, बुक मैं आपको तो सिखा ही रहा हूँ अभी। अब जैसे ये वाला कंसेप्ट है, ये आपको मान लो नहीं आता, अब यहाँ से सीख लेना आप, कैपेसिटर से जोड़ने पे एनर्जी का लॉस कितना होता है वो कैसे निकालने। आधी वो तब जाती है, एक्चुअल में वो बहुत सिंपल केस था, जब एक खाली हो, एक भरा हुआ हो, एक खाली हो एक भरा हुआ, और उनको जोड़ दें तब आधी जाती है। लेकिन एक में 25 है, एक में 100 है, तब कितनी जाएगी? इसका कोई डायरेक्ट तरीका आपके पास अभी है नहीं। एक पे चार्ज क्यों, अच्छा वो आइडेंटिकल कैपेसिटर थे, एक का कैपेसिटेंस C है, एक का 2C है, और एक के पास एक खाली है और एक पूरा भरा हुआ है, तो भी आधी नहीं जाती, मतलब आधी लॉस हो जाएगी, आधी चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो आइडेंटिकल होने चाहिए। वो एक बहुत ही स्पेशल केस था जो आपको करके दिखाया, एक बहुत स्पेशल केस था। एक 2 आइडेंटिकल, पहली बात तो कंडीशन है दोनों आइडेंटिकल, और एक पूरा खाली एक पूरा भरा हुआ, तब था आधी लॉस और आधी होगी दोनों में। वो तो एक बहुत अलग केस हो गया, सिंपल केस हो गया वो तो। अब इसमें मुद्दा तो क्या दे दिया इसने, एक का आइडेंटिकल तो दे ही दिए, लेकिन चलो इसमें तो आइडेंटिकल दे दिया, अगर आइडेंटिकल ना होते तो कैसे करते, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा ये चलो आइडेंटिकल दे दिए, अच्छा इसको इसके ऊपर अलग है चार्ज, इसके ऊपर अलग चार्ज है, दोनों चार्ज ऑलरेडी, एक अलग बैटरी V की वोल्ट से चार्ज है, एक 2V की बैटरी से चार्ज कर दिया, अब जोड़ रहे हैं आपस में, मतलब दोनों में अलग अमाउंट ऑफ चार्ज है, दोनों को अलग अलग बैटरी से चार्ज किया है और फिर आपस में जोड़ा है। अब उस क्वेश्चन को कैसे करें और जल्दी कैसे सोल्व करें, सेकंडों के अंदर सोल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। अभी मेरे पास जो टेक्निक है, मैं जैसे करता हूँ, अभी मैं कोई और टेक्निक निकालने की जुगाड़ में हूँ, क्योंकि बुक्स में या सोल्यूशन में या वीडियोस में तो बहुत भयंकर तरीका अपना रखा उन्होंने, तो 2-3-4 मिनट लगा देते हैं वो, लेकिन उनसे आसान तरीका तो मेरे पास अभी भी है, ठीक है। उनसे आसान तरीका सुन लो क्या मैं क्या सोचता हूँ। ऐसे जब क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं, कोई बच्चा डाउट लेके आता है, तो देखिए आप 2 कैपेसिटर चार्ज बोथ पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड, द एनर्जी लॉस विल बी। आप इसे सॉल्यूशन पे मत जाना, सॉल्यूशन दिखने में बोलिए तो आसान सा लग रहा है, आप मेरे वाले सॉल्यूशन पे रहना। देखो इसे कैपेसिटेंस C है और इसका कैपेसिटेंस क्या है, C है। ये इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा बताइए, CV, और इसके ऊपर -CV, क्योंकि V की बैटरी से चार्ज किया है इसको, तो CV का चार्ज आएगा मैक्सिमम, और इसको 2V की बैटरी से चार्ज किया है, तो इसके ऊपर कितना आएगा 2CV, और इसके ऊपर -2CV। ये आपस में जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, मुद्दा इस बात का है। इसमें एक फंडामेंटल बात है जो हमेशा एप्लीकेबल होगी, चाहे कैपेसिटेंस अलग अलग क्यों ना हो। एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ही एप्लीकेबल होगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
ठीक है, देखो क्या बात है, और ये वाली बात आप पकड़े रहना, मैं कोई ट्रिक भी बनाऊंगा तो इस फंडामेंटल बात का यूज करके ही बनाऊंगा कोई ट्रिक भी। वो फंडामेंटल बात क्या है, इस पे चार्ज कितना है CV, इसकी पॉजिटिव वाली प्लेट पे चार्ज कितना है 2CV, टोटल चार्ज कभी खत्म नहीं होता, टोटल चार्ज कितना हो गया 3CV, CV 2CV, टोटल कितना चार्ज हो गया 3CV। अब इनका जो कैपेसिटेंस का रेशियो है ना, ये उसी रेशियो में चार्ज को डिवाइड कर लेंगे, जो कैपेसिटेंस का रेशियो है उसी रेशियो के अंदर डिवाइड कर लेंगे। समझ आ गई बात? कैपेसिटेंस का रेशियो कितना है 1:1, तो चार्ज भी कितना आएगा, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा 3CV/2, और इस पर भी कितना चार्ज आएगा, मतलब एक नई सिचुएशन बन जाएगी। अब इस पे चार्ज कितना आ गया 3CV/2, और इस पे भी चार्ज कितना आ गया 3CV/2, ऐसा होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बीच -3CV/2, और यहाँ कितना होगा -3CV/, ये फाइनल सिचुएशन बनेगी इसमें, ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, क्या हुआ सुनो, अब एक बात बताओ, चलो हुआ ये, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप क्या हुआ कि आप ना कहीं घूमने के लिए गए, आप अपने घर से, आप कहीं एग्जाम देने गए, आप अपने घर से खाना पैक करवा के ले गए जी, आपने रास्ते में कुछ खा लिया, थोड़ा बहुत बचा भी हुआ है, फिर आपको एक दोस्त मिल गया बीच में, एक मतलब किसी दोस्ती होगी, और इतनी गहरी दोस्ती होगी कि उसने आपको चीटिंग भी कराई यार, पेपर करवाया आपका पूरा, ठीक है, आपका पूरा पेपर उसने कराया, आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए, विचार मिल गए, बस एक ही टाइप की बातें करते, वो भी गंदी गंदी बातें करते, वो भी गंदी गंदी बातें, एक ही टाइप की बातें जी। अब सुनो, ऐसे में दोस्ती बड़ी अच्छी हो जाती है। अब हुआ ये कि उनमें हो गई जी अच्छी दोस्ती, अब हुआ ये, अब दोस्ती अच्छी, मतलब सोच मैच सब कुछ कर रही है ना, फिर पेपर में चीटिंग भी हो रखी है। अब हुआ ये कि दोनों ने क्या किया, खाने का टाइम आया जी, उसने कहा यार खाना तो मैं भी पैक करवा के लेके आऊँगा यार, देखता हूँ कितना बचा हुआ, दूसरे ने कहा हाँ मेरे पास भी है। अब ऐसी स्थिति में पता क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में दोनों अपना खाना देखेंगे कितना कितना है, फिर वो जो टोटल खाना है उस पूरे खाने को एक ही समझा जाएगा, और जिसकी जितनी भूख है उस रेशियो के अंदर मिल जाएगा दोनों को, ऐसा ही होगा उस केस के अंदर। तो मतलब एक टोटल 6 रोटियां हैं, एक का, लेकिन एक की भूख डबल होती है, मान लो एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा मोटा ताजा है, एक थोड़ा सा अपना सुमित की तरह है, एक हार्दिक है। अब हार्दिक और सुमित की दोस्ती हुई थी जी, अब ऐसे केस में 6 रोटियां हैं, तो क्या होगा बताइए, 2 इधर 4 उधर, ऐसे ही जाएंगे नहीं जाएंगे। यहां पे कुछ वैसा ही होता है। सुन आप, 2 कैपेसिटर है, ये अब इसके ऊपर चार्ज कितना पॉजिटिव वाला CV, इसके पास चार्ज कितना है 2CV, इस पे चार्ज कितना था CV, इस पे टोटल चार्ज कितना है, ये दोनों का एक ही मान लो CV + 2CV, टोटल कितना हो गया। अभी जो 3CV का चार्ज है, इसको जो कैपेसिटेंस का रेशियो है उसी रेशियो में डिवाइड कर दो। ये अगर 1:1 में है तो चार्ज भी 3CV का आधा कितना होता है 3CV/2, और इधर भी कितना हो जाएगा 3CV/2। अगर सपोज ये C होता है, ये 2C होता है कैपेसिटेंस, तो 1:2 में डिवाइड हो जाता है ये। समझ आ गई बात आपको? मैं ऐसा क्वेश्चन बना के अभी अपनी मर्जी से बना के आपको अभी करा दूंगा, ठीक है ना, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा उस चीज से, क्योंकि उससे आसान तरीका नहीं हो सकता। अब एक काम करो, एनर्जी का लॉस पूछा है, अब इन दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर निकाल लो और इन दोनों के अंदर डिफरेंस ले लो, बात खत्म बस। इसके अंदर एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी बताइए, इसमें हो जाएगी, पहले कितनी थी इसके पास 12 CV² थी, और इसके पास कितनी थी 12 C/2V का स्क्वायर, 2V का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे अभी 12 CV² प्लस में 2CV², 5/2, पहले तो एनर्जी स्टोर इतनी थी, और अब एनर्जी स्टोर एक काम करो, किसी एक में निकाल लो, एनर्जी कैपेसिटेंस तो सेम ही है, Q²/2C कर दो। देखो 3/2 CV, ये तो चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, चार्ज पता है ना आपको, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय में Q²/2C वाला फॉर्मूला लगा दो आप, कितना आंसर आएगा इसके अंदर बताइए। अब आप इसमें भी लगा सकते थे Q²/2C, इसमें भी वही लगा दिया मैंने। अब कितना हो जाएगा इसके अंदर बताइए आप, 9/4 CV² हो जाएगा, क्योंकि एक C से एक C कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 2 तो 8 आ जाएगा, 9/8 CV² आ जाएगा। ये किसी एक कैपेसिटर के अंदर थी, तो दोनों में मिला के कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9/4 CV² आएगा। कितना बनेगा यहाँ पर, 9/4 अब लॉस निकालना था, इसका और इसका डिफरेंस ले लो, 5/2 में से 9/4 घटाना है, 4 एलसीएम ले लिया 10 आएगा, स्पार्किंग तो होगी तो 1/4 CV² आंसर आएगा इसका, ये 1/4 CV²। समझ में आ रही बात? अब आप ये कहोगे कि सर हमें तो यही आसान लगा सर, ठीक है, आप सुनो ध्यान से यार, ये सब चीजें है ना, अगर कैपेसिटेंस सब अलग अलग दे देंगे ना, अभी हालत खराब हो जाएगी। कैपेसिटेंस अलग अलग करके चार्ज बिल्कुल अलग अलग कर देना, मैंने बच्चों से सोल्व करवा के देखा है, वो एक इतना बड़ा सा फॉर्मूला याद करके लेके आते हैं, मतलब मैंने तो चेक किया बच्चों से, इतना बड़ा सा फॉर्मूला याद करके उसके अंदर वैल्यू देखेंगे कौन सी क्या पुट करूं यार, उसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे।
सुन आप, मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, उससे आपको कहानी समझ में आ जाएगी अभी, ठीक है ना। सुन आप ध्यान से, देखो आप, देखिए आप, मान लो मैं ये कह दूं ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है जी, ये जी 4 माइक्रोफेरेड का। अब इस पे जो चार्ज है वो +4 -4, इस पे है, चलो इस पे, टर्म्स भी ले लो सर। ये पर रुक जाओ ना, ये पर रुको, याद रहेगा। अरे कोई नहीं। इस पे +14, इस पे -14 है। सुन आप, इस पे +4 -4 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस, इसका 4 माइक्रोफेरेड चार्ज है, +14 और -14 माइक्रोकुलम ले लो, कुलम ले लो, चाहे माइक्रोकुलम ले लो। इस पे चार्ज कितना है, +4 माइक्रोकुलम, और इस पे कितना है 14 माइक्रोकुलम। ऐसा ही चार्ज अक्सर माइक्रोकुलम में ही होता है वैसे प्रैक्टिकली। तो अगर इनको जोड़ दें आपस में, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ दें, नेगेटिव को नेगेटिव, तो एनर्जी का लॉस बताना है आपको। बताओ एनर्जी का लॉस। यार इसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि 14 ऐसी वैल्यूज ले ली मैंने, और कोई वैल्यू लूंगा सर ये 2 ले लो, दो ये कर लोगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है 190, फिर तो कर लोगे, करो। मैं करूँ? कर दें क्या? देखो यार बहुत हो गया। हाँ भाई सुमित पांडे, फाइनली एक सेकंड सर। करते हैं। सुनो आप, यू इनिशियल, देखो यू इनिशियल लिखो आप। यू इनिशियल कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 × 2, ये हो जाएगी प्लस में। इसके अंदर एनर्जी सॉल्व आओ, 14 का स्क्वायर अपॉन में 2 × 4, 16 डिवाइड बाय 4 प्लस में 196 बाय में 8, 4, ये कितना होएगा 24.5, ये आ रहा क्या? एनर्जी शॉर्ट कितनी आ गई 28.5, ठीक है ना। ये माइक्रोजूल में आएगी 28.5, ये तो पहला हो गया ना ये 28.5, तो हो गया 28.5। तो अब सुनो, अब फाइनल सिचुएशन क्या होगी, देखो आप ये क्या कहेंगे यार अपन दोनों तो एक ही बात है यार, मेरे पास 4 है, इसके पास 14 है, 4 और 14 कितना हो गया भाई, टोटल चार्ज 18 है,
18 को डिवाइड करना आपस में 1:2, 18 को 1:2 में डिवाइड करना है। ये कहेगा भाई मैं लूंगा 6, ये लेगा 12, ये माइनस है और ये माइनस, कैपेसिटेंस उतना ही रहेगा 2 माइक्रोफेरेड, इसका 4 माइक्रोफेरेड। अब बताओ इसके ऊपर अब एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, यू फाइनल 6 का स्क्वायर, यहाँ स्पार्किंग होगी है, जैसे जोड़ेंगे तो एनर्जी का लॉस हो चुका है। आपको सर चार्ज उतना का उतना है तो लॉस कहाँ हुआ, अरे चार्ज का लॉस नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ है। तो सर चार्ज का लॉस हुए बिना एनर्जी का लॉस कैसे हो गया, अरे होता है ना यार, चार्ज का जब हो सकता है ऐसा कि चार्ज का लॉस हुए बिना, चार्ज का लॉस तो होगा ही नहीं, एनर्जी का लॉस हो रहा है। 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 2 प्लस में बताइए 12 का स्क्वायर इंटू में अपॉन में 2 × 4, सॉल्व करो कितना बनेगा यहाँ पे 36/4 प्लस में 144/8 9, यहाँ पे कितना आएगा 72 ना, कितना आएगा यहाँ पे 18 आएगा ये, तो 9 और 18 कितने होते हैं 27 होते हैं क्या, 27 कम ही आएगा ये इससे, देखो कम आ गया ना, तो लॉस कितना है 1.5 माइक्रोजूल, 1.5 माइक्रोजूल आएगा आंसर। और कराऊं क्या, ऐसा एक और है एक और कर लो भाई ऐसा क्वेश्चन, नोट कर लिया होगा आपने इसमें। यार देखो इतनी देर लगेगी इसमें, मैं बताऊं बात, ठीक है, लेकिन इसमें गलती नहीं होगी, सीधी सी बात ये है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा पैसे जोड़ने वाला कर दोगे आप। करें आगे, एक और कर दो चलो। ये 2 कैपेसिटर है भाई, ये 2 का है, ये 6 का है, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये वाला 6 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। इस पे 12 कूलम चार्ज है, इस पे 4 कूलम का चार्ज है, माइक्रो कूलम में मतलब। इस पे कितना था 12, इस पे था 12 माइक्रो कूलम और यहाँ -12 माइक्रो कूलम। इस पे कितना है +4 माइक्रो कूलम, इस पे कितना है -4 माइक्रो कूलम। अब करो, अगर जोड़ दें, ये जोड़ने से पहले की सिचुएशन है, अभी स्विच ओपन पड़ा है, ये जोड़ने से पहले की सिचुएशन, जोड़ने के बाद क्या हुआ बताना आपको। बंद कर दो सब कुछ, कंप्यूटर ही बंद कर दो। करें जी इसको, बहुत हो गया यार। क्लासिकल वीडियो देख लेना, यू उस पर व्हाट्सएप पे। सुनो, यू इनिशियल निकाल लो, 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × 2 प्लस में 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × 6, सोल्व करो 144/4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई में 12, सोल्व करो भाई कितना बनता है 37.3 ये 1.2 का ही बन रहा है क्या ये वाला सर 1.3 ले लो इसको 1.3 3 यार 4/3 1.3 बनेगा ये, तो कितना बनेगा ये 37.3 माइक्रोजूल बनेगा ना ये 37.3 माइक्रोजूल बनेगा ये। अच्छा अब बाद में क्या होगा सुनो बाप, चार्ज तो कंजर्वेशन लगा सकते हो, 12 और 4 16 है ना, तो 1:3 में करना है, 16 को 1:3 में, इधर आएगा 12, इधर आएगा 4,
ऐसे होएगा, यहाँ -12, यहाँ पे -4, ऐसे ही होएगा यहाँ पे। अब इसका कैपेसिटेंस उतना ही रहेगा 2 माइक्रोफेरेड। इसका कैपेसिटेंस कितना था? ऊपर वाले में 4 आएगा क्या? यहाँ कितना आएगा? +4 -4, यहाँ पे प्लस का -12, ऐसा होएगा यहाँ पे। तो Q²/2c, यू फाइनल लिखो आप, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 2 प्लस क्या लिखोगे बताइए? 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 × 6, 16 बाय में 4 प्लस में 144 बाय में 12। ये -1 कैसे आ गया? प्लस आ गया। यहाँ पे कितना आएगा इसके अंदर? 4 + 12, 16 आ जाएगा। डिफरेंशियल आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना अभी सारे क्वेश्चंस? बस अभी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसी तरीके से। अब आ जाओ इसी मुद्दे पे। तो इस तरीके से ना कोई चीज़ अगर मिसिंग होगी ना, तो जब वो टेस्ट सीरीज होगी तो वो जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा यहाँ पे। मैंने तो हर टाइप की हुई है ना, उस टाइप के पीछे लग जाएंगे हम लोग। अब सुनो, ये वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर का आ गया, शंटिंग का क्वेश्चन है। सिलेबस में तो है नहीं, बाद में करा देंगे। बाकी शंटिंग में करा दूंगा, चेक करना हो तो, जब टेस्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन डाल के। ये जीने डायोड का क्वेश्चन फिर से आ गया। जीने डायोड के जो क्वेश्चन बिल्कुल हर पेपर में आ रहा है। जीने डायोड ये एक सिंपल क्वेश्चन है, अभी करवाने का फायदा नहीं है। चलो मैं करवा देता हूँ, किसी को समझ आ जाए तो। इन द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इन द बिलो द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जीने डायोड इज 5 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? यहाँ पे 5 वोल्ट होगी इसके अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस भी कितनी होनी चाहिए? 5 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में दोनों। अब इस पूरे लूप के अंदर 8 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस 5, तो इसके अक्रॉस 3 वोल्ट होगी। ठीक है, इतना तो पता लग गया। पावर डेसिपेटेड अक्रॉस इट इज जीनर, इसके अक्रॉस जो पावर दे रखी है 100 MW, 100 मेगावाट, 100 इंटू में 10⁻⁶ मिलीवोट है क्या ये? 10⁻⁻, सही बात है, इतना ज़्यादा थोड़ा होता है। 10⁻³ आएगा। ये पावर होता है V × I। पावर क्या होता है ये? V × I होता ही होता है। ये I² से R भी निकल जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है? V की वैल्यू 5 है, तो I की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 5, 1/50 एम्पियर। ये करंट आ गया जी, इसमें जाने वाला, इसमें जाने वाला करंट पता लग गया। अब इसमें से कितना करंट जाएगा बता सकते हो आप? 5/100, 1/20 इसमें से जाएगा, तो 1/20 इसमें से और 1/50 इसमें से, तो इसमें से कितना निकला? 1/50 + 1/20, एलसीएम ले लो भाई। 100, 2 + 5, 7/100 का कितना करंट निकला? क्या निकालना था इसमें? ये रेजिस्टेंस कितना है? तो जब इसमें से करंट कितना जा रहा है? 7/100 का ना, तो 7/100 इंटू RS, इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए कितनी? 3। तो RS की वैल्यू कितनी आएगी? 300 डिवाइड बाई 7। 300/7 से आंसर देख लो कितना आ रहा है। एलसीएम ले लिया 100, 2, 5, 7/100 आएगा। देखो ये 20 मिली एम्पियर आ गया। अपना कितना रहा था? 1/50। तो इसको 1000 से करेंगे, क्या 100 दे रखा है? I 1000 थ्रू 1000 ओम, 1000 ओम तो इसमें पूरे में नहीं है, यहाँ 100 ओम है और यहाँ क्या लिख दिया? 1000 ओम लिख दिया। अच्छा यहाँ गलती है। 20 आ रहा है, उसको छोड़ो ना, 20 आ रहा है। IZ जीनर से इसका आ रहा है 20, अपना भी जीनर से कितना आ रहा है? 20 आएगा। इससे 1/50 20 मिली एम्पीयर आएगा। इसको 1000 से गुना करो, 20 बनेगा। आप उसको छोड़ो ना, ये 20 और ये तो सेम आ गया अपना। ठीक है, अब इसने क्या कह रहा है? IR 25 मिली एम्पीयर आ रहा है। IR मतलब रेजिस्टेंस है, ये 25 मिली एम्पीयर आ रहा है। 25 किसके थ्रू आ रहा है? इसका R कौन सा है? R इसको यही मान रहा है, इससे 25 आ रहा है इसका। वो RS है क्या? तो इससे कितना आ रहा है इसका? 25। अपना कितना आएगा? इसको 1000 से गुना करो। इसके अक्रॉस कितना है यहाँ पे? 5 वोल्ट है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट होना ही चाहिए। इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डिवाइड बाय 100 यानी 1/20। इसमें से तो 1/20 जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, मैं बता दे रहा हूँ।
इसको 1000 से गुना करो आप तो बनेगा 50। इसने IR 25 लिख दिया, दिक्कत यहाँ है। IR 25 कैसे आ गया? ये तो डायग्राम में मिस्टेक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें। बच्चे बताते हैं ना सर, बच्चे याद करके आते हैं। बिल्कुल। चलो इसमें ना क्वेश्चन में गड़बड़ है यार, ऐसे देखो फालतू में तो आंसर मैच करवाने का फायदा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया यार, वो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आ गया। सुना देखो, इसमें एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछा इस बार। देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इन टाइम पीरियड t। एक सर्कल में घूम रहा है, ये सर्कमफ्रेंस कितनी है 2πr, और टाइम कितना लग रहा है t, उससे वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, नहीं कितनी स्पीड से घूम रहा है। देखो रेडियस r दे दिया और एक चक्कर लाने का टाइम पे t दे दिया, तो वेलोसिटी पता लग जाएगी। ये कह रहा है कि अगर इसी वेलोसिटी से उस प्रोजेक्टाइल को फेंक दे थीटा एंगल पे तो मैक्सिमम हाइट 4r आएगी। ये कह रहा है कि थीटा एंगल पे फेंक दे और वेलोसिटी v है मान लो, और v की वैल्यू ये रही। मतलब इसने सीधा v नहीं दिया वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसने दूसरे तरीके से दे दिया आपको। एक तो सीधा बोलता v देता वेलोसिटी, अब कह रहा है कि वेलोसिटी आप निकाल लो। मतलब सामने वाला ये चेक थोड़ा टफ बनाने के लिए सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इससे निकल के आ जाएगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पता लग गई, थीटा दे रखा है, मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है इसकी 4r। अब इसने ये बोला है कि थीटा की वैल्यू कैन बी गिवन एज, थीटा की वैल्यू बतानी है इसमें। एक काम करो v पता है, थीटा पता है, मैक्सिमम हाइट लिखो। मैक्सिमम हाइट हो जाएगी v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको किसी की वेट कर दोगे 4r से, और यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा फिर आपके पास, यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा। और v की वैल्यू ये वाली पुट कर देना आप, v की वैल्यू ये वाली पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ये वाला क्वेश्चन सुना आप, नीचे क्या लग रहा है इसके ऊपर 60 न्यूटन। 60 न्यूटन ना, एक फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर म्यू mg का। mg कितना हो गया 200, तो म्यू mg कितना हो जाएगा 80 न्यूटन, या 8 न्यूटन आएगा, 8 आएगा, 8 न्यूटन आता भाई, 8 न्यूटन आएगा, ये 8 आ गया। तो इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 8 लगेगा, और इधर कितना लग रहा है 60, तो नेट फोर्स कितना लग रहा 52। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय में, टोटल मास कितना है इसका 26, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका 2। ये रहा 2 का एक्सेलरेशन। सिंपल है ना यार ये तो। इससे ये पता लग रहा है कि जो लॉज ऑफ मोशन के जो क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर में, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के। लॉज ऑफ मोशन की कोई मतलब कोई टफ नहीं है ये, अगर कुछ मेन चीजें करके ले जाए बच्चा तो भी कवर हो सकता है। ठीक है ना। आप 10 साल पहले के पेपर उठा के देखो, उसमें क्या है कि इसके 10 क्वेश्चन, उसका एक क्वेश्चन बराबर है, बराबर टाइम लग रहा है। ये उसका है कन्वेक्स लेंस का है, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्म, एंगुलर ये होता है फॉर्मूला होता है एक, ठीक है 2 लैम्डा बाय ए होता है, उससे हो जाएगा ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स में ही करेंगे डिफ्रैक्शन के अंदर। एक ये वाला क्वेश्चन सुनो आप, ये m1 का मास, ये m2 का मास, ये 2 kg, ये भी कितना है यहाँ पे 2 kg, ये 4 मीटर ओरिजिन से, ये भी 4 मीटर है। आपको ये बताना है कि इसकी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से। यार ये मास और ये मास बराबर है ना, तो सेंटर मास ठीक बीच में होगा नहीं होगा बताओ आप, सेंटर मास ठीक बीच में होगा। एक काम करो, ये लेंथ 4 है, ये भी कितनी है 4, तो ये भी कितनी होगी 4, ये भी कितनी है 4, ये लेंथ कितनी होगी 4√2, ये लेंथ कितनी होगी 4√2, ये लेंथ भी कितनी होगी, और ये बराबर होगी ना यहाँ पे 4√2/2, तो कितनी होगी, तो ये लेंथ कितनी है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 2√2 है, तो 2√2 को इसे इक्वेट कर दो आप, 4√2/x को इक्वेट करो 2√2 के साथ, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये देखो आगे। ठीक है। एक ना ये वाला क्वेश्चन देखो बड़ा पॉपुलर सा है, अगर आइडेंटिकल बैटरीज हो ना, सिर्फ वो जुड़ी हो, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना जुड़ा हो, तो हर एक के क्रॉस पोटेंशियल से कितनी भी बैटरी हो, हर एक के क्रॉस पोटेंशियल 0 हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो मान लो पेपर में आपको ये कह दिया 4 ही बैटरी ले लो, मान लो एक बार, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, एक बैटरी ये ले ली इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक बैटरी और ले ली इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये वाला, एक बैटरी और ले ली, पोलैरिटी भी सेम है सबकी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इधर बना दिया। ठीक है, क्या कर दिया यार मैंने, देखो आप दोबारा बनाते हैं, ये बनी तो हुई है यार, ये एक बैटरी ये वाली है, एक ये सारी बैटरी है, और सबका एक स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इसका भी कितना है, इसका भी कितना है स्मॉल आर, इसका भी स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, इसका भी स्मॉल आर,
वी बैटरी की वोल्टेज भी सेम है, वी 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 है सबकी वोल्टेज, ठीक है। ई नोड का आप मान लो इसमें ये जो बैटरी है ना सारी कितने कितने की है, ये ई नोड की बैटरी हैं, ये भी ई नोड की बैटरी है, ई नोड की बैटरी है सारी की सारी, इंटरलेशन आ रहे हैं। किसी एक बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, कैसे? अब एक बात बताओ, इसमें मान लो ये कितनी बैटरियाँ टोटल, 3 3 6 और 2 8 बैटरियाँ हैं, तो इसमें करंट कितना चलेगा सर्किट में? 8 ई नोड बाई 8 आर, 8 ई नोड। अगर 9 बैटरियाँ होती 9 ई नोड बाई 9 आर, 5 बैटरियाँ होती तो 5 ई नोड बाई 5 आर, तो करंट कितना चला? ई नोड बाई करंट चला। अब किसी एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा ई माइनस आई आर, किसी भी, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, किसी एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ई माइनस आई आर, इतना आएगा, ठीक है। तो ई आई की वैल्यू ई नोट बाई आर इंटू आर, कितना आएगा आंसर? 0। मतलब खुद की बैटरी की जो वोल्टेज है उसके बराबर इसमें ड्रॉप आ जाएगा, उतना ही इस रेजिस्टेंस में भी। यार सुनो, जितनी बैटरियों टोटल बैटरी कितनी होगी ना, 8 ई नोड की होगी, तो 8 ई नोड का ड्रॉप आएगा, कितना ड्रॉप आना है? तो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है, तो हर एक में बराबर ड्रॉप आएगा, तो हर एक में ई नोड का ही ड्रॉप आएगा। तो ई नोड की बैटरी और ई नोड का ड्रॉप आ रहा है उसकी वजह से, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 0 बैटरी के क्रॉस, ठीक है ना। ये एक रिजल्ट भी याद कर लो चाहे। क्या कह रहे हो? फिर तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, फिर तो सोल्व करते इसको प्रॉपरली, फिर तो करंट निकालते, फिर ई माइनस आई आर करके आई की वैल्यू पुट करते, फिर करते प्रॉपर, जैसे ये किया ना वैसे ही करते उसको भी, ठीक है ना। एक भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना हो, सिर्फ बैटरियाँ आइडेंटिकल, उनके आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जो सारे एक लूप में जुड़े हो, तब ये चीज़ एप्लीकेबल है कि हर बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। समझ आ गई बात आपको? अब ये वाली बात है, ये वाली बात तो यार इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझ आएगी यार। तो इस प्रकार जो टेस्ट सीरीज है इसी प्रकार हमें फायदा पहुंचाती है, हमें छोटी छोटी बातें कई सारी समझ आ सकती हैं। और अगर मैं उनको क्लास नोट्स में डाल दूँ तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, चैप्टर ही बहुत लंबा हो जाएगा, जितना मर्जी हो, याद कुछ नहीं रहेगा उसके अंदर, याद फिर सारा का सारा ऐसे ही हो जाएगा, बस पढ़ने का मन ही नहीं करेगा फिजिक्स को। नहीं, फिर तो अलग आएगा, फिर तो प्रॉपर्ली सोल्व करोगे अगर पोलैरिटी एक की भी अपोजिट कर दी तो। ये क्लास में है, क्लास नोट्स के अंदर क्वेश्चन सेम, ठीक है ना। मास तो इसका भी यहाँ 1 kg ना, उसमें भी 1 kg है। मैंने ना कोलिजन की लास्ट क्लास जो थी उसमें ना, आप कॉपी में देखोगे तो एक क्वेश्चन करवा रखा है, ये 1 kg की बॉल है, ये एक बुलेट है, बुलेट की स्पीड कितनी है? 200 है यहाँ पे। ये वाली बुलेट इसमें घुस जाती है, घुस के ये ऊपर उठ जाती है ऐसे, और ये पूछा गया उसमें एंगल बताओ, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन है कोलिजन की कॉपी के अंदर, याद है इसके अंदर। और ऐसा भी क्वेश्चन कराया था मैंने कि ये बुलेट इसके अंदर एम्बेड होगी, एक तो ये करवाया था, एक इसके अंदर क्रॉस कर गया आर पार, इसको क्रॉस कर गया आर पार, तो इसके अंदर भी वेलोसिटी आ गई एक, तब बताओ ये एंगल कितना होगा। और एक क्वेश्चन ये भी कराया था यहाँ बताओ कि ये एक स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक बुलेट है, वी नोट की स्पीड से इसके अंदर एम्बेड होगी, ये कितना डिफॉर्मेशन आएगा, कितना एनर्जी का लॉस होगा इसमें, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ये केस भी मैंने बताया हुआ है। ये सारे वो केसेस हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब ये तो कोई एज इट इज आ गया यार पेपर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन यार पता है क्या होता है, इनमें एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, पहले तो क्या लगेगा, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, क्वेश्चन सोल्व है। इसके अंदर पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो आप। इसका मास कितना था बुलेट का मास है 10⁻², 10⁻⁻², इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0। जब ये इसके अंदर एम्बेड होगी तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल लगा दो आप। इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका 10⁻² इंटू 200, और इसका मोमेंटम क्या है 0। फिर टोटल मास कितना हो जाएगा 1 ही मान लो, वैसे तो 1 + 1/100 होगा, ठीक है, 1 ही मान लो, इंटू कॉमन वेलोसिटी v। ये कॉमन स्पीड पता लगेगी पहले तो, यहाँ से कॉमन स्पीड कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकंड है। अब इसको रेफरेंस ले लो आप, ये हाइट है h, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², ½ × 1 × 2 का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पोटेंशियल 0 है क्योंकि रेफरेंस के ऊपर ही है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी 0, यहाँ काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh। तो यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी, क्वेश्चन सोल्व है। समझ आ गई बात आपको? गए आप तो थोड़ा पहले बोला होता। अब एक बात बताओ, इसके अंदर जब मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब मूवमेंट हो रही है, स्पीड है इसके अंदर, तब आपने बोला तो यूँ थोड़ी ना मैं एकदम से झटके से एकदम से रोक दूंगा, मैं कोई स्पाइडरमैन थोड़ी ना हूँ। देखो
यहाँ पे सुना, लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम इफ इट इज प्लेस्ड एट ए हाइट 2r, फाइंड द x। सुना आप, यार सेकंड पेंडुलम होता है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 2 सेकंड। ये पता है क्या बोल रहा है यहाँ पे, और इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है स्ट्रिंग की? 1 मीटर। तो इसका एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाएगा। ये कह रहा है कि अगर हम इसको 2r की हाइट पे ले गए आपके सरफेस से, कितनी हाइट पे? 2r की हाइट पे, वहां पर भी इसकी लेंथ कितनी करें हम? 1 मीटर से चेंज करें, कितनी लेंथ करें कि टाइम पीरियड उतना ही आ जाए 2 सेकंड। समझ आ गई बात आपको? सुनो आप, एक काम करो, यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट l की वैल्यू 1 और g की वैल्यू g, यही हो जाएगा। अब 2r की हाइट पे लेके सरफेस से, तो वहां पे g कितना आएगा? GS/9 ना, r प्लस 2r 3r हो गया, तो GM/r² लगाओगे फॉर्मूला, तो G/9 हो जाएगा 2 पाई। लेंथ क्या करनी है, मतलब l डैश मान लो, l करनी है। g की वैल्यू कितनी कर दो? G/। अब मैं बताऊं, l को भी l/9 कर देना। अगर ये l है, यहाँ पे 1 मीटर था ना, इसको अगर मैं 1/9 कर दूं, 1 मीटर को कितना कर दूं? 1/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और टाइम पीरियड उतना ही आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है 1, ये लेंथ कितनी करनी पड़ेगी आपको? 1 बाय, वही तो निकालनी है, मतलब लेंथ 1/9 मीटर आंसर है इसका। नहीं देखो, लेंथ कितनी करनी पड़ेगी? 1/9 मीटर। इसको इससे इक्वेट करना पड़ेगा आपको, x की वैल्यू निकालनी है। ये लेंथ दे रखी है इसने कि लेंथ इतनी करनी पड़ेगी। अब ये वाली वैल्यू से इक्वेट करोगे तो x निकल के आएगा 10 बाई में पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। पाई स्क्वायर x था क्या? चलो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 10/9 पाई स्क्वायर ना। चलो पाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी अब? करना कैलकुलेटर से, 3.14 इंटू 3.14 करो। 90/5 जिस तरह आपने 10/9 पे लिखा है। इक्वेट करना है सर इसमें, मतलब लेंथ को ये जो 9 है वो 10 के मल्टीप्लाई में हाँ, जाएगा, तो आपने डिवाइड में डिवाइड में आ जाइए 90 हो जाएगा क्या? ये लो 90 बाय पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 90 बाय पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, यही है ना। अब चलो अब बताओ 3.14 का स्क्वायर, ये लगभग कितना आएगा? ये लगभग 10 बनता है, 3 का स्क्वायर तो आंसर 9 आएगा। ये आंसर 9, ठीक है ना। ये उसका आ गया यार, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत आ रही है। ये जो फॉर्मूला है ना, r0 a की पावर 1/3, ठीक है ना। और जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होता है एक्चुअल में मास। तो यहाँ पे ना ये m इज इक्वल टू m0 a की पावर 1/3, ये भी चल जाएगा फॉर्मूला, तो ठीक है ना। उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये वाला करेंगे, मॉडर्न में करेंगे इसको। ये LCR सर्किट क्वेश्चन है, सुनो आप इसमें क्या बोल रखा है। एक LCR सर्किट है कनेक्टिंग टू एन AC सोर्स L0 C0 R0 such that circuit is in the resonance mode। रेजोनेंस मोड में है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√LC होगा। इफ नाउ कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज मेड 4 C0, CO कितना कर दिया? न्यू वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस फॉर द सर्किट टू स्टिल रिमेन इन रेजोनेंस। रेजोनेंस फिर भी चाहिए अपने को, तो L को क्या करना पड़ेगा? L को L/4 करना पड़ेगा ना, L0/4 करना पड़ेगा। तो L0/n करने के लिए कह रहा है ये, तो n की वैल्यू क्या आ गई? ये आंसर है। हो रहा है ना 1/√LC से, ये भी इंपॉर्टेंट है 1/√LC। अब सुनो आप, करंट को इंटीग्रेट करने से चार्ज आता है, चार्ज को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है? करंट। और करंट को इंटीग्रेट करने से आई होता है dq/, चार्ज को डिफरेंशिएट कर दो करंट आएगा, और करंट को इंटीग्रेट कर दो आप, चार्ज आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3t² प्लस 40 q/40 और dt। इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 2 तक, आंसर आ जाएगा आपके पास। वही कर रखा है इसने, ये इंटीग्रेट कर दिया 1 से लेके 2 तक, आंसर आ गया 22 कूलम। सिंपल है ना यार। ये ना लेंस फॉर्मूला लगेगा यार इसमें, और कुछ नहीं है। लेंस फॉर्मूला लगाना सिखाएंगे आपको, और मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, उसके बाद तो ये क्वेश्चन और भी आसान लगने लगेगा। ठीक, आधी देर में हो जाएगा, 3 देर में होना चाहिए उसका। खत्म हो गया।